हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 3 के पार्ट 2 को देखने वाले हैं। और लास्ट एपिसोड में तो भाई आपने काफी ज्यादा कमाल का रिस्पांस दिखाया था, और अगर ऐसा ही रिस्पांस रहा तो भाई मैं इस सीरीज को कंटिन्यू बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। मतलब कि लिटरली एक वीडियो को बनाने में 3 से 4 दिन लगते हैं और उस पर 1000 व्यू भी ढंग से कंप्लीट नहीं हुए। और अगर ऐसा ही सीन रहा तो भाई मैं शायद ही सोलो लेवलिंग को कंटिन्यू कर पाऊंगा इस चैनल पे। तो आप सभी वो चीज देख लेना। अगर आपको अदर चैनल पे देखना हो तो आप देख सकते हो, क्योंकि भाई इतना ज्यादा मेहनत करो और उसके बाद भी व्यू ना आए तो भाई काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो अभी अपन पार्ट 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्हा की हालत काफी ज्यादा खराब थी, वहाँ पे काफी ज्यादा डर रखी थी। और इसके बाद तभी सॉन्ग ही बोलने लगते हैं कि मैं ना एक ई रैंक के हंटर हूँ और मुझे ना अभी तुम सभी को प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन जिन्हा ना सॉन्गी को ऐसा करने के लिए मना कर रही थी, और तभी वो ऑर्क मॉन्स्टर बात करने लगते हैं कि क्या तुम इसी लड़की की बात कर रही थी। और दूसरा मॉन्स्टर बताता है कि नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके बगल में जो लड़की बैठी है उसकी बात कर रहा हूँ। उसके अंदर से और भी ज्यादा माना का एहसास हो रहा है। और इसके बाद तभी ग्रीन ऑर्क ना जिन्हा के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी ना वहाँ पे जिन्वो के ऑर्क की भी एंट्री हो जाती है और वो ना उस ऑर्क के अटैक को ना काफी आसानी से रोक देता है। और इसके बाद वो उस ग्रीन ऑर्क को ना एक काफी जोरदार पंच मारता है, और वो जो ग्रीन वाला ऑर्क था ना वो सीधा स्कूल का छत तोड़ते हुए ना बाहर निकल के गिरता है। और जो दूसरा वाला ग्रीन ऑर्क था ना वो भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद तभी जिन्वो के ना 3 ऑर्क वहाँ पे सामने आ जाते हैं। और इसके बाद तभी हमें डेंजर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ना 2 मुंह वाला एक मॉन्स्टर होता है और वो ना पार्क के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन पार्क ना अपने शील्ड की मदद से ना काफी आसानी से डॉज कर लेता है। और इसके बाद वो ना अपने असिस्टेंट को आवाज लगाता है, और उसका असिस्टेंट भी ना काफी स्पीड में जाता है और उस मॉन्स्टर के ना दोनों आंख को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। और काफी स्टाइल में बोलता है कि भाई ये मेरा काम था और मैंने अपना काम तो यहाँ पे फिनिश कर दिया। और इसके बाद तभी हमें एक फीमेल हंटर दिखाई जाती है, जो कि ना काफी तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगती है और उसके ना एक गर्दन को ही अलग कर देती है इसके बाद। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक दूसरा हंटर आता है और वो ना अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है, और उसकी मदद से ना फाइनली वो सभी मिलकर ना उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। मतलब कि एक तरह से जला के मार देते हैं। बट वहाँ पे पार्क जो था ना वो काफी ज्यादा डरा हुआ था अपनी टीम के लिए, क्योंकि वो लोग ना पीछे बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि पीछे ना हमें काफी बड़ी अनडेड आर्मी दिखाई जाती है। और ये सच में काफी बड़ी थी वैसे देखा जाए तो। और पार्क के जो टीममेट्स थे ना वो भी वहाँ पे काफी ज्यादा डर गए थे इतनी बड़ी आर्मी को देखने के बाद। बट अचानक से ना वो अनडेड आर्मी ना हमें एक ही जगह पे खड़ा नजर देखने को मिलता है, कोई भी किसी के ऊपर अटैक ही नहीं कर रहा था। और ये चीज देख के ना बाकी के हंटर्स भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और जिनको वहाँ पे सोच रहा था कि यार मैं कितना ज्यादा बोर हो रहा हूँ, मुझे तो लगा था कि यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर होंगे और मैं इसीलिए यहाँ पे आया था, बट मुझे यहाँ तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। और तभी अचानक से ना जिन्वो को कुछ सेंस होता है और वो ना काफी घबरा जाता है। और तभी वो पार्क को बोलता है कि पार्क अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। और पार्क भी बोलता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, तुझे पता है ना कि बिना तेरे हम इस डेंजर को बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। और वहाँ पे जिन्वो बोलता है कि हाँ इसकी भी बात एक तरह से सही है। और इसके बाद तभी जिन्वो बोलता है कि मैं ना उस इंसान को तुम्हारे पास छोड़ देता हूँ, उस क्रिएचर को जिसपे ना तुम मेरे जितना भरोसा कर सकते हो। और वो वहाँ पे किसको छोड़ने वाला था ये तो आपको पता ही है, बेरू को छोड़ता है। और वहाँ पे बेरू बताने लगता है कि तुम्हें ना इन सभी ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना है। और बेरू बोलता है कि अच्छा ठीक है, बट मुझे बाकी लोगों का क्या करना है। और जिन्वो बोलता है कि जो तेरा मन कर रहा है वो तू कर सकता है उनके साथ। और इसके बाद बेरू भी ना वहाँ पे काफी तेज रॉर करता है, और इसी के साथ ना वहाँ पे और भी बाकी जितने भी एंड्स होते हैं ना वो सभी आ जाते हैं। और बेरू बताता है कि हम सभी यहाँ पे एकदम अच्छे से काम करेंगे, मतलब क्या कि सभी मॉन्स्टर को हम आसानी से क्लियर कर देंगे। और इसके बाद जिन्वो ना वहाँ पे जाने के लिए तो एकदम रेडी हो जाता है। और तभी वो हीलर बोलने लगते हैं कि क्या तुम अपने शैडोज को यहाँ पे ऐसे ही छोड़ के जाने वाले हो। और जिन्वो ना काफी बैडेस्ट तरीके से बोलता है कि मैं चाहूँ तो मैं इनको लेके जा सकता हूँ यहाँ से, बट अगर मैंने ऐसा कर दिया ना तो शायद तुम में से कोई भी डेंजर से बाहर नहीं निकल पाएगा। और उन सभी को भी समझ में आ जाता है एक तरह से। और इसके बाद जिन्वो ना काफी स्पीड में ना वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि वो अभी फिलहाल के लिए अपनी शैडो एक्सचेंज टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि अभी उसने कुछ टाइम पहले किया था और अभी उसको यूज करने में काफी ज्यादा टाइम है। और वो जाते टाइम सोच रहा था कि जो भी सोल्जर्स मैंने जिन्हा के पास छोड़ा था ना उन सब भी मुझे काफी ज्यादा बैड फीलिंग्स आ रही है, मतलब कि जिन्हा अभी काफी ज्यादा खतरे में है। और जिन्वो के सामने काफी ज्यादा अनडेड आर्मी होता है और वो ना अपना डैगर निकाल लेता है उन सभी का खेल खत्म करने के लिए। बट वहाँ पे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वो जो अनडेड आर्मी थी ना वो जिन्वो के लिए ना एक रास्ता बना देती है बीच में। और देखा जाए तो ये चीज ना जिन्वो भी देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, बट वो ना इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। और इसके बाद वो तुरंत बाहर निकलने लगता है। और इसके बाद तभी जिन्वो ना फटाक से काइजर को समन करता है और उसके ऊपर बैठ के ना बताता है, उसको ऑर्डर देता है कि जल्दी से मुझे मेरी बहन के पास लेके चलो। और काइजर भी वहाँ पे बोलता है कि ओके बॉस, मैं जल्दी से आपको लेके चलता हूँ। वैसे सच बताओ तो काइजर कुछ बोलता तो नहीं है, बट ऐसा उसने मन में तो सोचा ही होगा यार। और काइजर भी ना अपना स्पीड वहाँ पे दिखाने लगता है, मतलब कि वो भी काफी स्पीड में जाने लगता है। और इसके बाद हमें जिन्वो का ऑर्क दिखाया जाता है, जो कि ग्रीन ऑर्क को ना काफी गंदे तरीके से मार रहे थे। और ये चीज देख के ना बाकी बंदे भी काफी ज्यादा वहाँ पे हैरान होते हैं कि आखिरकार ये मॉन्स्टर हमारी मदद क्यों कर रहा है। और वो ना एक एक करके
मतलब कि रेड और एक एक करके ना वहाँ पे बाकी जितने भी ग्रीन ऑर्क होते हैं ना वो सभी को हरा देते हैं। और वहाँ पे बच्चे अभी थोड़ा रिलैक्स फील करने लगे थे और जिना को समझ में आ गया था कि तो जिन्वू का ऑर्क है और उसको पता चल गया था कि जिन्वू भी ना यहीं कहीं पे होगा। और इसके बाद ना जिन्वू को आवाज भी लगाने लगती है, बट जो जिन्वू का सोल्जर था ना वो जिन्हा को ना कहीं जाने नहीं देता। और ये चीज देख के ना जिन्हा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये रोक क्यों रहा है। और इसके बाद वो ना जिन्हा को एक तरफ इशारा करके बताने लगता है और जिस तरफ वो इशारा कर रहा था ना वहां से ना काफी सारे और भी मॉन्स्टर आ रहे थे। और वहाँ पे ना हमें उस ऑर्क का ना बॉस भी देखने को मिलता है। और इसके बाद वो बॉस बताने लगता है कि मेरा नाम ग्रोस्टार है और मैं इस ट्राइबल का चीफ हूँ और मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता, मैं सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और तभी वहाँ पे एक ऑर्क आता है और वो बताता है कि कुछ ऑर्क ना ह्यूमंस की मदद कर रहे हैं। और ग्रोस्टार पूछता है कि आखिरकार उनकी संख्या कितनी है और वो ना 3 बताते हैं। और ये सुनने के बाद ना बंदा काफी ज्यादा वहाँ पे हैरान हो जाता है, गुस्सा हो जाता है एक तरह से, और बोलता है कि हमारे इतने सारे सोल्जर्स उन ऑर्क को हैंडल नहीं कर पा रही। और इसके बाद वो वेपन उठा लेता है और खुद ही जाता है बैटल करने के लिए। और इस टाइम पे सच में वो काफी ज्यादा बैडेस्ट लग रहा था। और इसके बाद तभी सीन कट होता है, हमें ना काफी ज्यादा एंड सोल्जर दिखाए जाते हैं जो कि अपने अपने काम में लगे हुए थे। और ये देख के बाकी के जो ह्यूमंस थे ना वो काफी ज्यादा वहाँ पे डरे हुए थे और उन लोगों के दिमाग में तो केवल यही चल रहा था कि क्या होगा अगर जब ये आंट्स हमारे ऊपर ही अटैक करने लगे तो। और अभी देखा जाए तो पार्क भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी ना वो अपने आप को मोटिवेट करने की वहाँ पे कोशिश करता है, क्योंकि अगर वही डर जाएगा तो उनके सोल्जर्स का क्या होगा। और इसके बाद तभी ना अचानक से उसके सामने बेरू आ जाता है और ये देख के पार्क के शरीर से ना उसके आत्माएं बाहर निकल जाती है डर के मारे। और इसके बाद तभी पार्क बोलता है कि अच्छा ठीक है तो चलो हम आगे चलते हैं, लेकिन बेरू ना उसके शकल की तरफ देखने लगता है और कोई जवाब भी नहीं देता। और ये देख के ना पार्क वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद बोलता है कि क्यों ना हम आगे चले अभी, मतलब कि अब वो रिक्वेस्ट करने लगता है बेरू के सामने। और इसके बाद तभी अचानक से ना बेरू वहाँ से गायब हो जाता है और तभी अचानक से ना दोबारा वहाँ पे आ जाता है। और ये चीज देख के ना पार्क वहाँ पे फिर काफी ज्यादा डर जाता है। और इसके बाद तभी ना बेरू पार्क के सामने ना कुछ फेंक देता है और तभी ना उसको कुछ सेंस होता है और वो अपने सोल्जर्स को लेकर ना आगे निकल जाता है। और तभी वहाँ पे पार्क का एक साथी आता है और वो बोलता है कि बॉस आप ठीक तो हो ना, और क्या हमें इन्हें लीड करने देना चाहिए, मुझे तो यहाँ पे काफी ज्यादा डर लग रहा है। और इसके बाद तभी ना सभी लोग उस चीज की तरफ देखते हैं जो कि बेरू ने अभी फेंका था पार्क के आगे, और वो ना एक मॉन्स्टर का सिर होता है, मतलब कि खतरनाक से मॉन्स्टर का। और अभी ना किसी के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं बचा था, उन सभी को पैसे भी तो चाहिए था और इस कारण ना वो सभी लोग बेरू पे ट्रस्ट करके ना उनके आगे बढ़ने लगते हैं, उनके पीछे जाने लगते हैं। और इसके बाद हमें जिन्वू के सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जो कि ग्रोस्टार से फाइट करते टाइम ना काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब कि वो मॉन्स्टर ना एक तरफा डोमिनेट कर रहा था और बाकी के जो ऑर्क होते हैं ना वो सभी ना ग्रोस्टार को काफी ज्यादा चेयर करने लगते हैं। और वो बंदा भी ना अपना वेपन ना सीधा उन ग्रेड ऑर्क की तरफ इशारा करते हुए दिखाने लगता है और वो बताने लगता है कि ऑर्क के जो टैटू होते हैं वो उनके विक्ट्री को दिखाते हैं और जिनके शरीर पे ज्यादा टैटू होता है वो दर्शाता है कि आखिरकार उन्होंने कितने ज्यादा लोगों को मारा है। मतलब कि अगर तुम जितने ज्यादा लोगों को मारोगे, जितने ज्यादा अपने अपोनेंट्स को मारोगे, तुम्हारे शरीर पे टैटू उतने ही ज्यादा होंगे। बट तुम्हारे शरीर पे मुझे उतना कुछ ज्यादा खास चीजें नजर नहीं आ रहा, और क्या तुमने कुछ ही वॉरियर को मारा है और इतने से तो मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। और तभी अचानक से ना ग्रोस्टार्क ना एक ऑर्क को मारने के लिए आगे जाता अपनी तलवार से अटैक करता है, बट तभी उसको बचाने के लिए ना उसका दूसरा साथी बीच में आ जाता है, मतलब कि भाई ये रेड ऑर्क अपने साथियों को भी बचाते हैं। और वो ऑर्क को ना ग्रोस्टार्क बीच से काट देता है और तभी अचानक से ना वो ऑर्क ना फिर से रीजनरेट कर जाता है। और इससे ना ग्रोस्टार्क को पता चल जाता है कि ये सभी ना अभी किसी स्पेल के अंदर है और उसको पता चल जाता है कि अभी ने कितनी बार भी अटैक कर दे इन लोगों के ऊपर, बट कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला इसका। और तभी अचानक से ना ग्रोस्टार्क के दिमाग में ना काफी ज्यादा आवाजें आने लगती है और वो सभी आवाज ना उसको इंसानों को मारने के लिए बोल रही थी। और इसके बाद ना उसके सर में ना काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो बोलता है कि अभी ना चीजें काफी ज्यादा बेकार होते जा रही है। और इसके बाद वो सोचता है कि मुझे जल्दी से सब कुछ यहाँ पे खत्म करना होगा। और इसके बाद तभी उसकी नजर ना जिन्हा के ऊपर जाती है और इसके बाद वो सोचने लगता है कि अभी ये सारे ऑर्क ना स्पेल से कनेक्टेड है और मुझे उस लड़की को हराना होगा, मारना होगा, मतलब कि, और अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो अभी सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। और इसके बाद ना अपने बाकी के सोल्जर्स को ना ऑर्डर दे देता है कि जल्दी से उस लड़की को पकड़ के लाओ। और इसके बाद वहाँ पे जितने भी ऑर्क थे ना वो सभी ना रेड ऑर्क के ऊपर अटैक करने लगते हैं और इतने सारे होते हैं ना कि भाई वो लोग अब हैंडल नहीं कर पा रहे थे। अगर 1v1 करे या फिर 2v1 भी करे ना तभी भी डोमिनेट कर सकते हैं एक तरह से जिन्वू के सोल्जर्स, बट वहाँ पे काफी ज्यादा थे, इस कारण वो बिल्कुल भी डोमिनेट नहीं कर पा रहे थे। और इसके बाद तभी जो ग्रोस्टार होता है ना वो जिन्हा को पकड़ लेता है और इसके बाद ग्रोस्टार भी बोलने लगता है कि अच्छा तो ये सब कुछ तुम कर पा रही हो और मुझे तुम्हारे अंदर से काफी ज्यादा मैजिकल पावर फील हो पा रहा है। और अभी ना जिन्हा की हालत ना काफी ज्यादा खराब हो गई थी, वो सांस नहीं ले पा रही थी एक तरह से। और इसके बाद तभी ग्रोस्टार ना अचानक से कुछ सेंस कर पाता है और वो सेंस करने के बाद ना वो काफी ज्यादा डर जाता है, मतलब कि लिटरली वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो ना वहाँ पे जिन्हा को छोड़ देता है। और तभी हमें पता लगता है कि वहाँ पे ना जिन्वू और काइजर फाइनली पहुंच चुके हैं और ग्रोस्टार को
को पता चल गया था कि भाई जो भी चीज उसके सामने आ रही है ना ये बिल्कुल भी उनसे नहीं लड़ सकता। और इसके बाद वो अपने बाकी साथियों को बोलने लगता है कि अभी हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। बट अभी देखा जाए तो काफी ज्यादा लेट हो गया था और जिन्हो ना फाइनली वहाँ पे एंटर कर जाता है। और इसके बाद वो सबसे पहले तो जिन्हा के पास जाता है और वो ना जिन्हा को बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई यहाँ पे आ गया और अब तुम एकदम सेफ हो। और ग्रोस्टार वहाँ पे काफी ज्यादा डर गया था और वो ना जिन्हो को कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन जिन्हो ना उसकी तरफ उंगली करते हुए बोलता है कि अभी तू कुछ नहीं बोलेगा और बोलता है कि मैं अभी तेरे पास भी आ रहा हूँ तेरा नंबर लगाने के लिए। और जिन्हा ना वहाँ पे काफी ज्यादा रो रही थी और जिन्हो ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है अपनी बहन से कि मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। और क्लास के जो बाकी बच्चे होते हैं ना जिन्हो को देखने के बाद ना वो भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि अब एक तरह से ना उनकी जान बची जाएगी। और जिन्हो ना अपनी बहन की तरफ देखता है और लिटरली उस टाइम पे ना उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था अपनी बहन का रोता हुआ फेस देखने के बाद। और तभी ना वो इग्रिस को समन करता है और वो बोलता है कि इग्रिस तुम्हें ना अभी जिन्हा का ध्यान रखना है। और इसके बाद तभी जिन्हो ना वहाँ पे और भी काफी सारे सोल्जर्स को समन करता है और वो ना सभी को ऑर्डर देता है कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं ना उन सभी को सेफली बाहर निकाल दो। और उसके जितने भी सोल्जर होते हैं ना वो सभी अपने काम में लग जाते हैं इसके बाद। और ग्रोस्टार ना वहाँ पे काफी ज्यादा डरते हुए बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि ये स्पेल तुम्हारा है जो कि उस ऑर्क पे किया गया है, और आखिरकार तुम हो कौन और तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो। लेकिन जिन्हो जो होता है ना वो उस टाइम पे उसका कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा था और वो ना काफी गुस्से में ना सिर्फ ग्रोस्टार की तरफ देखे जा रहा था। और ये चीज ना वो भी बंदा नोटिस कर लेता है, उसको पता चल जाता है कि भाई अभी उसकी ना शामत आने वाली है यहाँ पे। और इसके बाद वो अपने साथियों को बोलता है जिन्हो पे अटैक करने के लिए। और एक ऑर्क ना इसके बाद जिन्हो के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था और वो ना अपने एक्स की मदद से ना जिन्हो के ऊपर अटैक करता है। बट जिन्हो ना काफी आसानी से उसके हाथ को पकड़ लेता है और हाथ मोड़ के ना सीधा उसको उठा के नीचे फेंक देता है। और इसके बाद तभी जिन्हो की तरफ ना दो ऑर्क मॉन्स्टर एक साथ जाने लगते हैं और तभी जिन्हो ना अपने कमांडर टच टेक्निक का इस्तेमाल करता है और दोनों को ना हवा में उड़ा देता है और दोनों ना एक दूसरे के साथ अब टकराने लगते हैं। और इसी के साथ उन दोनों का पत्ता भी ना काफी आसानी से वहाँ पे कट जाता है। और इसके साथ ना वहाँ पे अब काफी सारे ऑर्क मॉन्स्टर ना एक साथ जिन्हो के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे और जिन्हो जो था ना वो एक ही पंच में ना सबको ढेर किया जा रहा था। और हमें ना पैनल भी दिखाया जाता है जहाँ पे भाई सभी ऑर्क मॉन्स्टर ना वहाँ पे टैब बोल गए थे, जिन्हो ने एक ही बार में उन सभी को ढेर कर दिया था। और इसके बाद हमें ग्रोस्टार दिखाया जाता है और वो ना जिन्हो को वहाँ पे कुछ बोलने वाला था, भाई वो काफी ज्यादा डर गया था और कुछ बोल पाता उससे पहले ना जिन्हो उसका मुंह पकड़ लेता है और तभी अपने कमांडर टच टेक्निक का इस्तेमाल करता है और सीधा दीवार के ऊपर ना जोर से धक्का देता है। और जिन्हो ना अपने आसपास देखने लगता है और वहाँ पे ना काफी सारे बच्चे मरे हुए थे। और ये देख के ना जिन्हो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि आखिरकार तूने इन सभी को क्यों मारा। और तभी ग्रोस्टार ना काफी डरते हुए बोलता है कि मेरे दिमाग में ना एक आवाजें आती रहती है और वो ना मुझे हमेशा ह्यूमन को मारने के लिए बोलता है। और तभी जिन्हो बोलता है कि अच्छा फिर ये बता क्या वो वॉइस मुझे भी मारने के लिए अभी बोल रही है या फिर नहीं। और ग्रोस्टार जो था ना वो वहाँ पे जिन्हो का रिप्लाई नहीं करता और वो ना केवल उससे माफी मांगते रहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। और जिन्हो बोलता है कि तुझे बकवास करने की जरूरत नहीं है, तू बस ये बता कि जब तू मेरी तरफ देखता है तभी भी तेरे को वो वॉइस ऑर्डर देती है मुझे मारने का। लेकिन ग्रोस्टार ना अभी भी जिन्हो को कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा था। और इसके बाद तभी जिन्हो ना अपना डैगर निकाल लेता है और उसको पता चल गया था कि जहाँ से भी आवाजें आती है ना उनके अकॉर्डिंग ना जिन्हो एक ह्यूमन नहीं है। और इसके बाद अकेले में जिन्हो का एक और बैडेस्ट पैनल देखने को मिलता है और तभी सीन कट हो जाता है और हमें ना डेंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक एंट मॉन्स्टर ना एक बीस्ट को खा रहा था। और जो हीलर थी ना वो बोलते कि तुम्हें ना ये सब काम नहीं करना चाहिए, ये सब चीज तुम्हें नहीं खाना चाहिए। और गलती से ना उस एंट मॉन्स्टर का ना एक डंक ना उस लड़की को लग जाता है और उसके ना ब्लड भी निकलने लगता है। और अभी ना वो एंट काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि भाई जिन्हो का ऑर्डर था कि इन सभी को कुछ नहीं करना, ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना था वहाँ पे। बट तभी वहाँ पे बेरू आ जाता है और वो ना उस लड़की को हील कर देता है और लड़की ना इसके लिए बेरू को धन्यवाद भी करती है और बोलती है कि भाई ये कितना ज्यादा पावरफुल है, मतलब कि पावर्स के साथ इसके पास हीलिंग मैजिक भी है। और बेरू भी काफी स्टाइल मारते हुए वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद फाइनली हमें डेंजन बॉस भी दिखाया जाता है और उसकी ना अनडेड आर्मी थी, मतलब कि काफी ज्यादा सोल्जर थे। और ये देख के ना पार्क और साथ ही उसके टीममेट्स ना वहाँ पे काफी ज्यादा डर रहे थे क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि अभी क्या करना चाहिए। और वो लोग ना बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि बाहर काफी ज्यादा अनडेड आर्मी थी। और वो लोग इसके बाद फाइनली फाइट लेने का सोचते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे बेरू आ जाता है। और ये देख के ना किंग जो होता है ना वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम तो शैडो आर्मी से हो ना, और आखिरकार किंग की पर्सनल आर्मी हमारे पर क्यों ही हमला करेगी। और तभी बेरू ना उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोलता है कि किंग ने ना हमें चुना है ना कि तुम्हें चुना है। और ये सुन के ना वो डेंजन बॉस बोलने लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास कर लूं और मुझे खुद किंग के पास जाके इसके बारे में बात करना होगा। लेकिन तभी बेरू ना सीधा डेंजन बॉस के ना छाती में ही अपना हाथ दे मारता है और बेरू बोलता है कि हाँ भाई मुझे पता है कि तुझे काफी सारी बातें बतानी है, बट तू अभी जिंदा बचेगा तब तू बता पाएगा ना ये सारी बातें। और बेरू ना उसके शरीर से ना एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल बाहर निकालता है और इसके बाद ना उस क्रिस्टल को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। और क्रिस्टल जैसे डिस्ट्रॉय हो जाता है उसके बाद जो उसके अनडेड आर्मी थी ना वो भी एकदम से वहाँ पे
खत्म होने लगता है। और ये सारी चीजें देख के ना बाकी के जो हंटर्स थे ना वो तो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि बेरू ने ना सिर्फ एक पंच में ना भाई डंजन के बॉस को क्लियर कर दिया। और अभी बेरू ना काफी तेज वहाँ पे रोर करता है। और इसके बाद पार्क भी बोलने लगता है कि मुझे पता था कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है, बट ये इतना ज्यादा पावरफुल है इसके बारे में तो मुझे नहीं पता था। और इसके बाद पार्क का असिस्टेंट बताने लगता है कि जिन्वो के पास इतने पावरफुल सोल्जर है, ऐसे में तो जिन्वो को कभी डंजन के अंदर जाने की जरूरत भी ना पड़ता होगा। अगर वो चाहे तो ऐसे ही क्लियर कर सकता है वो डंजन को, मतलब कि उसके बीच के अंदर जाके पूरा डंजन क्लियर करके आ सकते हैं। और इसके बाद ना पार्क भी सोचने लगता है कि जिन्वो ना एक ही बार में ना अपने सभी समन बीस्ट को कमांड नहीं दे सकता, इसके लिए ना वो अपने माना को ना डिवाइड करता होगा। और इससे ना काफी ज्यादा हद तक पता चलता है कि वो लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि जिन्वो की जो शैडो आर्मी है वो एक गिल से भी ज्यादा पावरफुल है, मतलब कि गिल भी उसके आगे एक नहीं टिक सकता। और इसके बाद ना दोनों के दिमाग में ना प्लानिंग चलने लगती है कि हमें ना जिन्वो के साथ एक अलायंस बनाना चाहिए, और अगर वो लोग ऐसा कर लेते हैं तो उनका काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला था। और फाइनली वो लोग डिसाइड करते हैं जिन्वो से बात करने का कि हाँ भाई हम अलायंस बनाएंगे। और स्कूल के पास अभी पुलिस और एम्बुलेंस भी आ गई थी, और जो पेरेंट्स होते हैं ना भाई वो तो काफी स्पीड में जाते हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए। और कुछ पेरेंट्स तो वहाँ पे काफी ज्यादा रोते हैं, और इसका रीजन तो आपको पता ही होगा। और इसके बाद में जिन्वो और साथ ही चेयरमैन दिखाए जाते हैं, और दोनों ही ना गाड़ी में बैठ के कहीं पे जा रहे थे। और साथ ही चेयरमैन ना वो सारी बातें बता रहे थे कि आखिरकार स्कूल के अंदर कितने बच्चे मारे गए हैं। और इसके बाद तभी चेयरमैन ना अपना मोबाइल जिन्वो को देते हैं, और उसमें ना एक ग्राफ दिखाते हैं जिन्वो को। और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ना वर्ल्ड वाइड अभी कितने ज्यादा डंजन ओपन हुए, कितने ज्यादा गेट ओपन हुए, ये वो दर्शा रहा था। और इस साल जो गेट की संख्या थी ना वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी, मतलब कि लास्ट टाइम की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ गया था। और इसी तरीके से ना वो दोनों गेट के बारे में ना काफी ज्यादा बातचीत करते हैं। और तभी जिन्वो फाइनली अपने मुद्दे पे आता है और बोलता है कि सर वैसे आपने मुझे यहाँ पे बुलाया किस लिए है। और इसके बाद तभी चेयरमैन ना एक पेपर दिखाते हैं जिन्वो को, और ये ना सभी देश के द्वारा ना एक रिक्वेस्ट था, मतलब कि सभी देश चाहते थे कि जिन्वो ना उनके देश में आ जाए। और इसके बाद चेयरमैन ये भी बोलने लगता है कि अगर मैं तुम्हें सही बताऊं तो हंटर एसोसिएशन के पास कोई राइट नहीं है तुम्हें यहाँ पे रोकने का, और हम केवल ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, बट अगर ये तुम हमें बताओगे उसके बाद ही हम ये कर सकते हैं। और ये पूरा तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इस देश में रहोगे या फिर इसको छोड़ के जाओगे, बट तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पे काफी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, पूरा बैलेंस हमारे देश का बिगड़ जाएगा। मतलब यहाँ पे कुल मिला के ना चेयरमैन इसके बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ पे अचानक से जो इतने सारे गेट अपीयर हो जा रहे ना वो वाला एग्जाम्पल दे रहे थे। और इसके बाद फाइनली वो लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, और जिन्वो उतर के ना अपनी बहन को लेने के लिए जा रहा था। और तभी चेयरमैन उसको बोलने लगता है कि मैं ना अपनी पावर्स के अंदर जितने भी चीजें हो सकते हैं वो सभी तुम्हारे लिए करने के लिए एकदम तैयार हूँ, और तुम्हें जो भी रिसोर्सेज चाहिए मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए एकदम तैयार हूँ। बट वो ना इस कंट्री से बाहर निकलने के लिए ना मना करता है जिन्वो को, इस कंट्री से ना जाए। और जिन्वो बोलता है कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं आपकी बात मान सकता हूँ, बट जितने भी हाई रैंक डंजन है ना मैं वहाँ पे अकेले ही एंटर करना चाहता हूँ, और क्या ये आप मेरे लिए कर सकते हो। और तभी चेयरमैन बताने लगता है कि अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं मिनिमम कैपेसिटी रिक्वायरमेंट को गायब कर दूं, खत्म कर दूं एक तरह से। और जिन्वो बोलता है कि हाँ आपने सही कहा, और चेयरमैन बोलता है कि मैं इस पे जरूर बात करूंगा एक बार। और इसके बाद ना मैं यूजिन की बहन का सीन दिखाया जाता है, और यूजिन ना उसको कॉल करके बोलता है कि सिस्टर क्या तुम हमारी गिल्ड में ज्वाइन करना चाहती हो। और वो बताता है कि तुम्हें ना ज्यादा काम करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, बस तुम्हें हमारी गिल्ड में ज्वाइन होना है और कुछ भी नहीं। और सोयुन भी बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हारे दिमाग में अचानक से गिल्ड ओपन करने का आइडिया कहाँ से आ गया। और वो बताते हैं कि तुम्हें पता है ना कि जिन ही कोरिया आ रही है। और यूजिन बताता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है, मेरी बड़ी बहन है तो मुझे इसके बारे में तो पता ही होगा, बट तुम ये बताओगे क्या तुम हमारी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि हमें एक फाउंडिंग मेंबर की जरूरत है। और वो बोलने लगते हैं कि तुमने अभी तक गिल्ड तो ओपन किया है नहीं, और तुम मुझे अपने गिल्ड में ज्वाइन करवाना चाहते हो, और कहीं तुम श्योर तो होना कि तुम्हारे साथ कोई स्कैम तो नहीं हो रहा ना। और तभी यूजिन बोलता है कि अगर तुमने हमारे गिल्ड मास्टर को देख लिया ना तो तुम काफी ज्यादा हैरान होने वाली हो। और इसके बाद में जिन्वो का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन्वो ना काफी ज्यादा हैरान था, और वो बोलता है कि क्या ये वही इंसान है जिसकी तुम बात कर रहे थे। और सोयुन बिना वहाँ पे जिन्वो को देखने के बाद ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और उसका मुंह ना उस टाइम पे खुला हुआ था, और वो ना खुला हुआ ही रह जाता है। और उसको तो यही विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी ना वो जिन्वो के सामने बैठी हुई है। और जिन्वो भी बोलता है कि क्या तुम हमारी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हो, और भाई कौन ही है जो कि उसके गिल्ड में ज्वाइन नहीं होना चाहेगा। और सोयुन भी ना काफी आसानी से हाँ बोल देती है। और तभी सोयुन बोलती है कि क्या मैं आपके साथ एक फोटो क्लिक करवा सकती हूँ, ये मुझे अपने सोशल मीडिया पेज पे अपलोड करना है। और इसके बाद ना हमें एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, और जिन्वो के बाद जब हाई रैप्स के पास पहुंचते हैं तो वो लोग तो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे जिन्वो की बातें सुनने के बाद, और वो लोग ना जिन्वो को कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहते थे। और इनके बीच में ना हमें काफी ज्यादा बातचीत देखने को मिलता है, और चेयरमैन भी वहाँ पे काफी कुछ बताते हैं, और फाइनली जो डिसीजन था ना वो जिन्वो के फेवर में आ जाता है। और इसके बाद हमें सोयुन की सेल्फी भी दिखाई जाती है, जहाँ पे जिन्वो ने ना उसके साथ सेल्फी करवा ली थी, और ये चीज ना चा भी देख लेती है, और चा ना उस टाइम पे काफी ज्यादा जेलसी फील कर रही थी। और इसके बाद यूजिन और जिन्वो ना एक गेट के पास आए होते हैं,
है और यूजिन बताता है कि सर ये वाला गेट तो काफी ज्यादा बड़ा है, मैंने इतना बड़ा गेट कभी भी नहीं देखा। और जिन्वो अपने मन में सोच रहा था कि अगर ये लास्ट गेट देखता फिर तो बेहोशी हो जाता। और इसके बाद वो लोग अंदर जाने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पे काफी ज्यादा न्यूज रिपोर्टर आ जाते हैं। और इसके बाद जिन्वो ना चिंचुल से बात करने लगता है और बताता है कि मुझे तो लगा था कि हंटर एसोसिएशन मेरे प्राइवेसी को सीक्रेट रखेंगे, बट मुझे तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा। और चिंचुल पे वहाँ पे बोलने लगता है कि सर हाँ, हम अपना काम कर रहे हैं, हम आपके इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रख रहे हैं, बट मीडिया इसमें उतर जाती है तो उसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और अभी ना आपको अपना लाइफस्टाइल भी थोड़ा चेंज करना होगा, जैसे सोशल मीडिया पेज पे कुछ अपलोड करने से पहले काफी टाइम सोचना होगा। और जिनको को ना एक तरह से समझ में आ जाता है कि चिंचुल का कहना कोई गलत नहीं है। और इसके बाद चिंचुल बोलने लगता है कि सर मुझे लगता है कि हमें हाउलिंग और साथ ही माइनिंग टीम को कांटेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं अकेले इतना सारा काम कैसे करूंगा। और जिन्वो भी बोलता है कि भाई तू फिक्र क्यों कर रहा है, मेरे पास इतने सारे सोल्जर्स है, वो कब काम आएंगे हमारे। और इसके बाद चिंचुला जिन्वो के जितने भी शैडो सोल्जर्स थे ना उन सभी का माना को कैलकुलेट करने लगते हैं। और वो जो नॉर्मल से नाइट नहीं थे भाई, अब उनका भी लेवल ना एक तरह से ए रैंक हंटर जितना पावरफुल हो गया था। और इससे ना चिंचुल को समझ में आ जाता है कि ये सभी ना ए रैंक गेट के अंदर जाने के लिए ना एकदम परफेक्ट है। और इसके बाद चिंचुल जो होता है ना वो भी अपने शर्ट उतारने लगता है और ये देख के जिन्वो और यूजिन ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद चिंचुल ना अपना आर्मर पहन लेता है और वो बताने लगता है कि चेयरमैन ने मुझे तुम दोनों के ऊपर नजर रखने के लिए कहा है और वो ये चेक करना चाहता है कि जो उन्होंने डिसीजन लिया तुम्हें लेके क्या वो एकदम सेफ आइडिया है भी या फिर नहीं। और जिन्वो को ना इससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी और वो ना चिंचुल को अंदर जाने का परमिशन दे देता है। और इसके बाद चिंचुल अंदर जाने के लिए तो काफी ज्यादा एक्साइटेड था, बट अंदर जाने के बाद ना अचानक से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मतलब कि अंदर का दृश्य कुछ ऐसा था, जिन्वो ना आराम से साइड में खड़ा था और उसकी शैडो आर्मी ही पूरे डेंजन को क्लियर किए जा रही थी। और वहाँ पे उसके सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा कमाल कर रहे थे, जैसे कि टैंक, आयरन, बाकी सभी सोल्जर्स हो गए। बट चिंचुल की नजर ना इग्रिस के ऊपर जाती है और वो ना इग्रिस के फाइट को नोटिस करता है कि भाई वो अलग ही लेवल से लड़ रहा है। मतलब कि उसके लड़ने का स्टाइल ही काफी ज्यादा डिफरेंट है, वो एक ही अटैक में ना काफी सारे डीमंस को खत्म कर दे रहा है, मतलब कि मॉन्स्टर को। और ये सारी चीजें देख के ना चिंचुल तो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और इसके बाद वो अपने मन में सोचने लगते हैं, इसकी पावर देखने के बाद एकदम साफ पता लग रहा है कि ये ए रैंक से ना काफी ज्यादा ऊपर है। और वो सोचने लगता है कि अगर मैं इसके साथ 1v1 की फाइट करूंगा ना तो भाई मैं कभी भी इससे नहीं जीतने वाला। और इसके बाद तभी हमें एक एंट दिखाया जाता है जो कि ना बीस्ट के लाश को खा रहा था और ये चीज जिन्वो देख लेता है और उसके ना एक जोरदार लात मारता है और बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना ये फालतू के काम तुम लोग मत किया करो और तुम लोग मेरी बात सुनते नहीं हो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि आखिरकार ये सारी चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कितना ज्यादा कीमत मिलता है इनका। और जिन्वो ना अपने सभी बीस्ट को बोल देता है कि अच्छा तुम बाकी का काम करना स्टार्ट कर दो, मतलब कि बॉडी को ले जाने का और साथ ही माइनिंग करने का। अभी चिंचुल को इतना तो समझ में आ गया था कि जिन्वो ना ए रैंक के गेट को ना काफी आसानी से क्लियर कर सकता है, बट देखा जाए तो एक ये वन मैन स्क्वाड नहीं है, इसके साथ काफी ज्यादा शैडोज आर्मी होती है जो कि इसको एक प्रॉपर टीम बना देती है। और इसके बाद तभी फाइनली जिन्वो के सामने उस डेंजन का बॉस आ जाता है और जिन्वो बोलता है कि अच्छा तुम में से जो भी लोग काम कर रहा है वो तो यहाँ पे रुक सकता है और बाकी सब वापस आ जाओ। और इसके बाद बाकी के सोल्जर्स ना वापस आने भी लगते हैं और चिंचुल इसके बारे में पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने अभी ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर देखा जाए तो तुम्हारे सोल्जर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इस किंग को ना काफी आसानी से वो लोग निपटा सकते हैं। और इसके बाद तभी जिन्वो अपना डैगर निकालता है और काफी ज्यादा बैडेस्ट तरीके से बोलता है कि मैं ना अपने सोल्जर्स के ऊपर ना ज्यादा निर्भर नहीं होता हूँ और ये देखा जाए तो मेरे लिए ज्यादा अच्छी बात भी नहीं है। और इसके बाद तभी डेंजन बॉस ना जिन्वो के ऊपर एक काफी तगड़ा वाला अटैक करता है, बट काफी आसानी से जिन्वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। और इसके बाद जिन्वो ना उस बॉस की तरफ ना काफी स्पीड में जाता है और वो वहाँ पे सिर्फ एक ही अटैक करता है और एक ही अटैक में डेंजन बॉस का पत्ता कट हो जाता है। और इसके बाद ना जिन्वो का ना वहाँ पे काफी ज्यादा ना स्किल भी अपडेट हो जाते हैं, मतलब कि लेवल अप हो जाते हैं। और फाइनली इसके बाद जिन्वो अराइज बोलता है उस मॉन्स्टर को, मतलब कि डेंजन किंग को, और वो ना वहाँ पे अराइज हो भी जाता है, मतलब कि जिन्वो के शैडो आर्मी का पार्ट बन भी जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। और इस मॉन्स्टर की रैंक ना फिलहाल के लिए तो एलिट नाइट थी और जिन्वो ना भाई उसको काफी ज्यादा प्यार भी करने लगता है, मतलब कि अब इतना खुखार था और अब इतना शरीफ भी बन गया ये। और इसके बाद जिन्वो के पास ना उस बीस्ट का नाम रखने का ऑप्शन आता है और जिन्वो ना उसका नाम जीमा रखता है काफी सोच समझ के, मतलब कि उसके दिमाग में कोई नाम ही नहीं आ रहा था तो उसके दिमाग में जो आया उसने रख दिया। और इसके बाद ना वहाँ का डेंजन जो होता है ना वो भी टूटने लगता है, क्योंकि अभी बॉस तो हार चुका था ना। और इसके बाद में न्यूज रिपोर्टर दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान थे उस टाइम पे, क्योंकि जो टस था ना वो डेंजन बॉस की ना बॉडी को बाहर लेके आ रहा था, काफी ज्यादा बड़ी बॉडी थी, ऊपर से काफी बड़ा बीस्ट उसको बाहर लेके आ रहा था। और इसके बाद सभी मीडिया ना टस की फोटो खींचने लगता है, बट अभी ना पोज ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा था, फोटो अच्छी नहीं आती, इस कारण ना टस वहाँ पे स्माइल भी करने लगता है। और इसके बाद हमें चिंचुल का सीन दिखाया जाता है और जो भी कुछ उसने डेंजन में देखा था ना वो सारी बातें चेयरमैन को बताता है। और चेयरमैन भी बोलते हैं कि तुमने काफी टाइम बाद इतना डिफरेंट रेड देखा है और मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा काबिल हो, इस कारण तुम्हें रेड ना काफी ज्यादा अजीब सा लगा होगा। और
चिंचुल भी बता रहा होता है कि सर मैंने जो अभी देखा था वो रेड तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा, वो तो एक तरफा वार लगा, मतलब कि डेंजन के मॉन्स्टर वहाँ पे कुछ कर भी नहीं पाए। और ये बताते टाइम ना भाई वो काफी ज्यादा नर्वस था। और इसके बाद हमें शिंजुको का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना अचानक से एक एस रैंक का गेट अपीयर हो गया था। और इसके बाद हमें जापान का हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अभी जापान के कुछ मेजर गिल को एक साथ मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है। और तभी ना उन बंदों की नजर ना ब्लेड गिल के ऊपर जाती है और वो ना एक तरह से बेइज्जती मार रहे थे भाई उन गिल की कि एकदम फेल होके ये लोग आ गए यहाँ पे। और भाई जो बचे हुए मेंबर्स थे ना उन सभी को इस सुनने में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और लिटरली भाई अच्छा लगना भी नहीं चाहिए यार, ये तो एक तरह से जान बचाते हैं इंसानों की, बट यार वो लोग बिल्कुल भी वैल्यू ही नहीं देते। अगर ये लोग जाते तो क्या ये लोग बचा लेते वहाँ पे जाके, मतलब कि बेरू को हरा देते भाई। अब इनकी क्या गलती, ये लोग कमजोर है थोड़े तो। और जब वो बंदे लोग ना इनकी आंखें देखते हैं तो भाई काफी ज्यादा डर जाते हैं और चुपचाप कल्टी खा लेते हैं यहाँ से। और एक हंटर बोलने लगता है कि इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये हमारे सामने खड़े हो सके, बट गोतो के जाने के बाद ये हमारे बारे में इतना ज्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं। और इसके बाद फाइनली हमें मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पे एक बंदा ना काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है और हंटर एसोसिएशन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? और मुझे ये बताओ कि आखिरकार अभी डेंजन ब्रेक हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा? और मैं अभी आपको बता दूं एस रैंक का गेट ना जापान के शिंजुको में अपीयर हुआ था, कहीं आप लोग कोरिया में समझ लो, क्योंकि मैंने केवल शिंजुको बोला था और शिंजुको आपको पता ही होगा जापान में है ना कि कोरिया में। और तभी एक बंदा वहाँ पे बोलने लगता है कि हमारे यहाँ पे एस रैंक हंटर इतने ज्यादा कैपेबल नहीं है जो कि एक एस रैंक गेट को क्लियर कर सके, और इस काम को तो केवल नेशनल लेवल हंटर ही कंप्लीट कर सकता है। और वहाँ पे ना सभी लोग ना इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे और 10 लोग बैठे होते तो 10 ओपिनियन वहाँ पे आता है और सेम चीजें यहाँ पे भी हो रही थी। बट तभी सुगेमितो जो होता है ना वो भी अपना ओपिनियन वहाँ पे देता है और वो लोग ना एक बंदे को हायर करने की सोचते हैं जो कि बैरियर बनाने में ना काफी ज्यादा माहिर होता है। और जैसे इस बंदे की एंट्री हो जाएगी मैं नाम और बाकी चीजें भी आपको बता दूंगा। और इसके बाद हमें जिन्वो का सीन दिखाया जाता है जो कि कहीं पे जा रहा था और मन में सोच रहा था कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरा 101 लेवल भी कंप्लीट हो गया, मुझे 100 लेवल पे डबल डेंजन की मिल गई थी और साथ ही 101 लेवल पे मेरा काफी ज्यादा लेवल अप भी हुआ था, मतलब कि मेरी काफी ज्यादा स्किल्स लेवल अप हुई थी। और इसके बाद वो ये चेक करना चाहता था कि जब उसका 102 लेवल होगा तो आखिरकार उसके साथ क्या होगा। और तभी बंदा ना अपनी गाड़ी लगाता है और तभी ना उसकी नजर किसी के ऊपर जाती है और लिटरली आप लोग मानोगे नहीं वो और कोई नहीं चाह होती है। और चाह को जैसे पता लगता है ना कि जिन्वो उसकी तरफ देख रहा है वो ना फटाक से टोपी से मुंह ढक लेती है और दूसरी तरफ को जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से ना जिन्वो उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि वैसे तुम मुझसे देख के भाग क्यों रही हो। और चाह तो वहाँ पे जिन्वो को देखने के बाद भाई एकदम ब्लाइंड हो गई थी, मतलब कि काफी ज्यादा ब्लर हो गया था उसका दिमाग। और चाह बताने लगती है कि मैंने अपनी कार तुम्हारे पार्किंग में छोड़ दिया था, मतलब कि भूल गई थी ले जाना। और जिन्वो को भी रियलाइज होता है कि हाँ चाह ने ये तो एकदम सही बोला। और इसके बाद चाना उससे पूछती है कि क्या तुम अभी फ्री हो। और इसके बाद उसके दिमाग में तो सोयून की बातें चल रही थी कि सोयून ने जिन्वो के साथ फोटो खिंचवाई और क्या वो सच में उसके गिल में एंटर कर चुकी है, मतलब क्या एक लड़की उसके गिल में एंटर कर रही है और वो भी उसके साथ सेल्फी ले रही है, तो चाह को तो जेलसी फील होगा ही ना भाई। और वो ये भी सोच रही थी कि आखिरकार जिन्वो ने मुझे हायर क्यों नहीं किया। और वो सोचती है कि क्या वो मेरे से ज्यादा बेटर है, मतलब कि एक ए रैंक हंटर एक एस रैंक हंटर से ज्यादा बेटर है। और इसके बाद तभी चाह बोलती है कि मिन्ना मुझे तुम्हें एक मैसेज देने के लिए बोला है तुम्हारे पावर से रिलेटेड। और ये बात सुन के ना जिन्वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको बोलता है कि चलो हम ऊपर चल के इसके बारे में बात करते हैं। और इसके बाद फाइनली जिन्वो के गिल में वो लोग जाते हैं और वहाँ पे जिन्वो और चाह के अलावा ना कोई भी नहीं था क्योंकि यूजिन अपने अदर काम से बाहर गया था। और चाह वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है। इसके बाद भाई 2 बंदे अकेले थे वहाँ पे और वो भी एक लड़का और एक लड़की। और जिन्वो बोलने लगता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम क्या बताना चाहती थी। और चाना इसके बाद अपने पास्ट की बातें बताने लगती है जो कि उसने सपने में देखा था। और मिन ने कहा नहीं था कि जिन्वो के अंदर जो पावर है जिन्वो को उससे सावधान रहने के लिए बोलना, और उसने मुझे ना कभी ना खत्म होने वाली ताकत के अंदर खींचा है और जो मैं पहले था ना वो मैं अब बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट मेरे सेंसेस जो है ना वो अभी भी जिन्वो के साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे कभी कभार ऐसा फील होता है कि मैं ना हमेशा के लिए उसका स्लेव बन जाऊं और मैं बस उसके लिए ही बस सब कुछ करता रहूं। बट इसमें सबसे ज्यादा डरावना पार्ट तो यह है कि अगर मैं नहीं भी करना चाहता हूँ लेकिन उसके बाद में मुझे करने का मन करता है और वो मुझे काफी ज्यादा सेटिस्फाई भी कर रहा है। और चाकू ना वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता और बोलते कि तुम कहना क्या चाहते हो। और मिन बताता है कि जिन्वो की पावर ना काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है और वो ना कुछ अलग ही लेवल का बंदा है और तुम ये सारी बातें ना जिन्वो को बता देना। और इसके बाद अगेन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और जिन्वो आराम से डेंजन के अंदर बैठा हुआ था। डेंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे ना सभी शैडो सोल्जर्स ना बीस्ट को मारे जा रहे थे। और उस टाइम पे जिन्वो के दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे ना अपने पावर सोर्स के बारे में पता लगाना होगा। और देखा जाए तो ये एक तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनने से ना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। और लिटरली भाई वैसे आप लोग देखते हो कि यूजी ना काफी तगड़ा तगड़ा वाला आर्मर पहन के आता है डेंजन के अंदर जाने के लिए, बट अभी ना वो एकदम नॉर्मल आया, मतलब कि उसको जिन्वो पे अब काफी ज्यादा ट्रस्ट हो गया। और यूजी ना जिन्वो से जिन्हा के बारे में पूछता है और जिन्वो बताता है कि जिन्हा अभी हॉस्पिटल में है बट तुम फिक्र बिल्कुल भी मत
करो, उसके साथ एक काफी तगड़ा सोल्जर मैंने छोड़ दिया है और उसको पता था कि वो सेफ है, लेकिन अपने स्किल्स की मदद से ना वो एक बार उसको चेक करने लगता है। और बेरू ना अपनी बहन का तो ध्यान काफी बढ़िया तरीके से रख रहा था, मतलब कि चा का ध्यान, बट वो वहाँ पर टीवी देख रहा था भाई, एंजॉय कर रहा था यार वो। और इसके बाद वो अपनी मदर को भी देखता है, साथ ही बाक और चॉय को भी देखता है, और लिटरली वो चा को भी देखता है। और चा तो अभी बाथरूम में नहा रही थी और लिटरली तभी ना यूजिन उसको टोक देता है और जिन्हो ना भाई वो कार्यक्रम नहीं देख पाता और काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है, मतलब इसको देखने में मजा आ रहा था भाई। और जिन्हो सोच रहा था कि मुझे ना अभी इसको लेके ना चा से माफी मांगनी होगी। और तभी यूजिन बोलता है कि सर आपने उस एस रैंक गेट की न्यूज सुनी है जो कि जापान के शिंजुकु में अपीयर हुआ है, और अगर उसे 3 दिन के अंदर नहीं क्लियर किया गया तो अभी डेंजन ब्रेक भी हो सकता है वहाँ पे। और अभी जापान ना हर देश के काफी ज्यादा काबिल हंटर्स को कांटेक्ट कर रहे हैं। और क्या सर आपके पास कॉल नहीं आया था? और जिन वो बताता है कि हाँ मेरे पास कॉल तो आया था, बट सच बताऊं तो यार मेरे को अभी ना उसमें जाने का मन नहीं कर रहा, मेरे पास और भी अदर काफी ज्यादा काम है। और जिनको के पास तभी ना कार्डियो टेम्पल का मैसेज आता है कि वो ना 26 घंटे बाद ओपन होने वाला है। और इसके बाद तभी हमें यूरी ऑरलॉफ का घर दिखाया जाता है और भाई वो काफी ज्यादा आलीशान था। और बंदा भी देख लो जिसकी अभी कुछ टाइम पहले मैं बात कर रहा था कि जैसे दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगा। और वो बताने लगता है कि मेरा नाम तो तुम्हें पता ही होगा और मैं बेस्ट सपोर्ट हंटर हूँ। और उन दोनों के बीच में ना काफी ज्यादा कन्वर्सेशन चल रही होती है और किस बारे में वो तो आपको भी पता ही है। लेकिन यूरी बोलता है कि मुझे ना 3.6 बिलियन डॉलर चाहिए होगा तुमसे, और वैसे देखा जाए तो तुम मुझे 10 मिलियन डॉलर भी एक दिन का दे सकते हो, और तुम जब तक चाहे मुझे तब तक हायर कर सकते हो, और जब तक तुम चाहो मैं तब तक तुम्हारे गेट को होल्ड कर सकता हूँ। और तुम्हें पता ही है मेरी पावर्स के बारे में। और सुगी तो ना ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई इतने सारे पैसे कौन मांगता है। और यूरी बताता है कि 3.6 बिलियन मुझे एक साल का चाहिए, अगर तुम्हें जैसा सही लगता है वैसा कर लो, इससे तुम्हारी कंट्री बच सकती है, नहीं तो तुम्हारी कंट्री के साथ कुछ भी हो सकता है। और सच बताओ तो थॉमस तो इससे भी ज्यादा चार्ज करता, मैं उसकी तुलना में तो काफी ज्यादा कम मांग रहा हूँ तुमसे। और इसके बाद तभी मिनोरू बोलता है कि कनाई तुम्हें पता है क्या, एक रशियन जब ज्यादा ड्रिंक पी लेता है तो आखिरकार वो क्या बोलता है? और कनाई बोलते है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, बट इसकी बातें सुन के ना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। और यूरी ना अभी काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है हंटर्स की, और वो बोलता है कि क्या तुम्हारी औकात भी है मुझे अफोर्ड करने की? और सच बताओ तो तुम्हें ना अभी मेरे जूते चाटने चाहिए ताकि मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को मान सकूं। मतलब कि भाई गोतो के जाने के बाद सच में भाई जापान की कोई इज्जत ही नहीं रह गई, ऐसा फील हो रहा है फिलहाल के लिए तो। और मुझे जापान के लिए भाई बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि जापान मेरा फेवरेट कंट्री है। और जब यूरी बेइज्जती कर रहा था ना तो ये चीज देख के ना जापानीज हंटर को ना काफी ज्यादा बुरा लगता है, और इस बात पे ना यूरी ना भाई उनको ट्रैप कर देता है, मतलब कि अपने स्किल से ना उसको ट्रैप कर देता है और बोलने लगता है कि अब तुम हिल के दिखाओ, जब तक मेरी परमिशन नहीं होगी तब तक तुम 1 इंच भी यहाँ से नहीं हिल पाओगे। और अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम चेक कर सकते हो। और भाई अंदर के लोग ना मतलब कि कनाई और मिनोरू को ना यूरी की पावर्स पता चल रही थी भाई, लिटरली वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो भी एस रैंक के हंटर्स थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें ना काफी ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही थी। और यूरी बोलता है कि अच्छा मैं तुम्हारे में एक ऑफर और ऐड कर देता हूँ, मैं तुम्हारे देश की भी मदद करूंगा और साथ ही मैं अभी तुम्हारे दोस्तों की भी जान बख्श दूंगा, और देखा जाए तो तुम्हारे लिए काफी बढ़िया ऑफर है। और अभी सुगी मित्रों से काफी प्यार से बात करने लगता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि जितना अमाउंट आप मांग रहे हो हमारी गवर्नमेंट उतना अमाउंट देने के लिए तैयार भी होगी या फिर नहीं, बट फिर भी मैं इसके बारे में बात करने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद में जिन्हो का सीन दिखाया जाता है जो कि कहीं पे जा रहा था और उसकी मदर बोल रही थी कि मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही है, बट जिन्हो बोलता है कि आप ना अब मेरी फिक्र करना बंद कर दो क्योंकि अब मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। और जिन्हो का किसी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स हो रखा था और उसको ना वहाँ पे जाना था, और जैसे वो दरवाजा खोल के बाहर जाने वाला होता है ना तभी जो डबल डेंजन वाली चाबी होता है ना उसका टाइमिंग खत्म हो जाता है। और इसके बाद तभी जिन्हो को पता चल जाता है कि आखिरकार वो डेंजन कहाँ पे ओपन हुआ है। और इसके बाद हमें जिन्हा के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई गंदी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, और वहीं पे ना एक और गेट अपीयर हुआ था और जिन्हो भी ना वहाँ पे पहुंच जाता है। और वहाँ पे ना काफी ज्यादा बकवास होता है, मतलब कि अगेन हंटर एसोसिएशन के बंदे ना जिन्हो को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, बट जैसे ही वो लोग जिन्हो को देखते हैं ना तो भाई कोई भी वहाँ पे कुछ नहीं बोलता और चुपचाप जिन्हो ना अंदर चला जाता है। मतलब कि इस डेंजन के अंदर जाने का परमिट किसी और के पास था, इसलिए जिन्हो को नहीं जाने दे रहे थे। और डेंजन के अंदर ना हमें एक काफी बड़ा सा गेट भी दिखाया जाता है और वहाँ पे ना काफी सारे हंटर्स भी पहले से जा चुके थे, और उन हंटर को तो यही समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये गेट ओपन कैसे होगा। और तभी वहाँ पे जिन्हो आता है और बोलता है कि तुम लोग ना अभी ट्रैप में फंसने वाले हो। और ये देखे ना बाकी सभी लोग ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग बोलने लगते हैं कि भाई आखिरकार तू है कौन, मतलब कि लिटरली भाई ये लोग जिन्हो को नहीं जानते। और इसके बाद तभी जिन्हो वहाँ पे बोलता है कि क्या तुम में से कोई भी डबल डेंजन का सर्वाइवर है यहाँ पे, बट वहाँ पे ना किसी भी हंटर को समझ में नहीं आता कि आखिरकार जिन्हो ने क्या बोला वहाँ पे। बट वहाँ पे एक हंटर जो होता है ना उसको पता चल जाता है कि भाई ये तो जिन्हो है जो कि नया एस रैंक का हंटर बना है। और जिन्हो बताने लगता है कि इसके अंदर ना काफी खतरनाक बीस्ट है और तुम लोग की औकात नहीं है उसके सामने लड़ने की, और उसको केवल मैं ही संभाल सकता हूँ और मुझे वैसे बदला भी लेना है उनसे। और इसके बाद तभी जिन्हो दरवाजे के पास जाता है और वहाँ पे लॉक लगा हुआ था और चाबी तो जिन्हो के पास ही होती है, और वो ब्लैक चाबी को निकालता है और दरवाजा को फाइनली ओपन
करता है। और इसके बाद तभी उस स्ट्राइक स्क्वाड का कैप्टन जिन्वो के पास आता है और बताता है कि सर हमारे पास एंट्री परमिट है इस गिल्ड के अंदर जाने का, मतलब कि डंजन के अंदर जाने का, और आपका कोई भी अधिकार नहीं बनता हमारे बीच में आने का। और वहाँ पे सभी बंदे ना अपने कैप्टन की बात मानने लगते हैं, मतलब कि जिन्वो की बातों को ना सब टाले जा रहे थे। और भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार ये बंदे मूर्ख है क्या भाई, कैसा दिमाग है इन सभी के अंदर। मतलब कि एक नेशनल लेवल जितना पावरफुल हंटर उनके बात करने के लिए आया और वो लोग उसे उल्टा जवाब दे रहे भाई। और लिटरली वो लोग ये भी बोलने लगता है कि भाई हमें पता है कि तू एस रैंक हंटर है, इसका मतलब ये नहीं कि तू केवल अपनी मनमानी चलाएगा यहाँ पे। और तभी जिन्वो बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम्हें ट्राई करना तो तुम कर सकते हो, कौन इसके अंदर पहले जाना चाहेगा। और स्ट्राइक स्क्वाड का कैप्टन बोलता है कि अच्छा मैं पहले जाऊंगा इसके अंदर। और इसके बाद जैसे ही कैप्टन अंदर जाता है ना तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि इसके पास ना एंट्री परमिट नहीं है इस डंजन के अंदर जाने का। और तभी अचानक से ना वहाँ का एक स्टैचू ना उसके ऊपर एक काफी तगड़ा वाला अटैक करता है और वो वहाँ पे टैंक बोलने ही वाला था, बट भाई जिन्वो वहाँ पे था तो टैंक कैसे बोल सकता था। और अंदर से ना आप लोग उस बीस्ट को देखो कि कैसे ताक रहा था बाहर की तरफ। और जिन्वो उसको समझाने लगता है कि भाई ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम्हारी औकात नहीं है इनसे लड़ने की। बट अभी लीडर को पता चल गया था कि भाई उनकी औकात से सच में काफी ज्यादा बाहर है। और वो ना जिन्वो को बोल देता है कि भाई आप ही जाओ अंदर। और जिन्वो बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ और जल्दी से हंटर एसोसिएशन को कांटेक्ट करके इस डंजन के बारे में बता दो, मतलब कि उन्हें बस ये बताना कि यहाँ पे डबल डंजन अपीयर हुआ है और उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इसके बाद जिन्वो जैसे डंजन के अंदर एंटर करता है तभी वो गेट ना अचानक से बंद हो जाता है। और फाइनली अभी से आप मान सकते हो कि भाई सोलो लेवलिंग का गेम ना एकदम चेंज होने वाला है, क्योंकि जहाँ से हमने शुरू किया था फाइनली हम वहीं पे पहुंच चुके हैं। बट डिफरेंस ये है कि तब के और अब के जिन्वो में ना काफी ज्यादा बदलाव आ चुका है। और जिन्वो ना बस अपने दिमाग में यही सोच रहा था कि अभी मुझे अपने सारे आंसर चाहिए, और वो आंसर कौन देने वाला था आप सभी को पता है, काफी अच्छे तरीके से आर्किटेक्ट उसका आंसर देने वाला था। और इसके बाद फाइनली जिन्वो ना वहाँ पे आर्किटेक्ट के सामने खड़ा होता है भाई एकदम चौड़ में, पिछली बार की तरह कायोरो की तरह नहीं। और वो बोलता है कि अब सही टाइम आ चुका है, तुझे अब आंसर देना होगा और अब तो कृपया करके अपना मुंह खोल ही लियो। और आर्किटेक्ट ना भाई क्रीपी वाली स्माइल करता है और बोलता है कि अब मैं फाइनली देख सकता हूँ कि तुम यहाँ तक पहुँच गए हो। और सच में भाई अभी आपको ना काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अगर अभी कोई भी स्किप करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी भाई भूल के भी मत करना। और इसके बाद हमें जापान के एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना यूरी फाइनली जापान में आ गया था और सभी न्यूज रिपोर्टर ना उसकी न्यूज को कवर करने लगे थे। और तभी न्यूज रिपोर्टर बोलने लगता है कि मिस्टर यूरी आप उस दरवाजे को कैसे ब्लॉक करने वाले हो। और यूरी बोलता है कि मैं ना अपनी वही सेम टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला हूँ जो कि मैं हमेशा करता हूँ। मैं उस गेट के आसपास एक काफी खतरनाक बैरियर बनाऊंगा और उसके अंदर अपना माना डालूंगा, और इस कारण उस गेट के अंदर जो भी कुछ होगा ना वो उसके बाद कभी भी बाहर नहीं आ सकता। और न्यूज रिपोर्टर बोलने लगता है कि इसका मतलब ये है कि आप एस रैंक गेट को अकेले ही ब्लॉक कर पाओगे। बट वो बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि पब्लिक को आपके आइडिया पे भरोसा होने वाला है, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे। और इसके बाद यूरी बताने लगता है कि अगर सच बताऊं तो मेरे लिए भी ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है एक एस रैंक गेट को अकेले मैनेज करना। बट वो इसके बाद ना अपनी प्लानिंग बताने लगता है सभी को। जब वो गेट के आसपास अपने मैजिक सर्कल को क्रिएट करेगा तो उस टाइम पे ना वो टोक्यो के आसपास ना काफी ज्यादा माना क्रिस्टल को बिछा देंगे ताकि ना उसके माना पावर्स ना और भी काफी ज्यादा बढ़ जाए, जिस कारण वो बैरियर ना और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक तरह से कह सकते हो आप हो जाएगा। और इसके बाद यूरी ना काफी ज्यादा हंसते हुए बोलने लगता है कि मैं तुम सभी की लाइफ को बचाने वाला हूँ और मेरी बात कभी भी मत भूलना। और इस चीज को ना चेयरमैन भी देख रहे थे कोरिया के, और वो बोलने लगता है कि मुझे लगता नहीं कि यूरी एस रैंक के गेट को अकेले मैनेज कर पाएगा, और अगर वो जरा सा भी फेल हो गया अपने काम में तो हमें पता है कि आखिरकार वहाँ पे क्या हो सकता है। और इसके बाद ना वो सभी अगेन वहाँ पे जिन्वो के बारे में बात करने लगते हैं। और तभी ना चिंचुल के पास ना किसी का कॉल आता है और वो बताने लगता है कि अभी ना एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे सामने निकल के आई है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसको कॉल पे बताना सही नहीं रहेगा, आपको ना यहाँ पे आके इसको देख लेना चाहिए। और वो स्कूल के बारे में बताने लगता है कि आपको याद तो है ना जहाँ पे ऑर्क का अटैक हुआ था, वहाँ पे अगेन एक डंजन ओपन हुआ है, और सबसे मेनली बात तो ये है कि वो डबल डंजन बताया जा रहा है। और ये सुनने के बाद चिंचुल जो होता है ना भाई लिटरली वो भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद अगेन हमें जिन्वो का सीन दिखाया जाता है जो कि आर्किटेक्ट के सामने खड़ा था, और आर्किटेक्ट के हाथ में जो टैबलेट था ना जिसके अंदर सभी रूल्स लिखे हुए थे वो ना उसको तोड़ देता है, मतलब कि जिन्वो नहीं तोड़ता बल्कि आर्किटेक्ट खुद ही तोड़ देता है। और आर्किटेक्ट वहाँ पे बोलने लगता है कि मुझे देख के लग रहा है कि तुम पहले की तुलना में अभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। और जिन्वो बोलता है कि मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि वो कमांड ना किसी काम का नहीं था, और आर्किटेक्ट बोलता है कि नहीं वो कमांड काफी ज्यादा काम का था बट अभी वो किसी भी काम का नहीं रहा। और तभी जिन्वो बोलता है कि अच्छा क्या वो तुम ही हो जिसने मुझे यहाँ पे बुलाया है, और आर्किटेक्ट ना काफी ज्यादा स्माइल करते हुए वहाँ पे यस बोलता है। और तभी जिन्वो बोलता है कि कहीं तुम मैजिक बीस्ट तो नहीं हो ना, और आर्किटेक्ट बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमने ना कुछ गलत सवाल मुझसे पूछ लिया है, कुछ और पूछो ढंग का। और तुम्हें सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि आखिरकार मैं हूँ कौन, और उसके बाद तुम्हें ये पूछना चाहिए कि तुम कौन हो, और आखिरकार कोई भी बीस्ट तुम्हें मारना क्यों नहीं चाहता। और इसके बाद तभी आर्किटेक्ट बोलता है कि अच्छा तुम्हारा अभी फाइनल टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, और अगर तुम आखिरी तक टिके रहे, अगर बचे रहे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा उसके
उसके बाद, और अगर तुम सबको हरा दिए तो ये मेरी तरफ से तुम एक रिवॉर्ड ले सकते हो। और तभी ना वहाँ पे जितने भी स्टैचू होते हैं ना वो सभी जिन्वो की तरफ बढ़ने लगते हैं उसे मारने के लिए। और तभी जिन्वो ना बैटल के लिए ना अपने सभी शैडो सोल्जर्स को समन करने वाला होता है। बट कहानी में ट्विस्ट तो यहीं पे आ जाता है भाई, मतलब कि जिन्वो ना यहाँ पे अपने शैडोज का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता था। सबसे मेन बात तो यही था। और इसके बाद आर्किटेक्ट भी वहाँ पे बोलने लगता है कि यहाँ पे चीटिंग तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाली और तुम्हें ना ईमानदारी से बैटल करना होगा। मुझे सिर्फ तुमसे मिलना है यहाँ पे, तुम्हारे सर्वेंट से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद लिटरली जिन्वो के पास ना तभी एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें बताया जाता है कि ना ही तो वो इन्वेंट्री का इस्तेमाल कर सकता है, मतलब कि कुछ भी चीजें परचेज नहीं कर सकता, ना ही डेली क्वेस्ट के आइटम को कलेक्ट कर सकता, मतलब कि कुछ भी नहीं कर सकता वो। अभी उसको ईमानदारी से यहाँ पे प्रॉपर 1v1 बैटल करना होगा, 1v मतलब कि जितने भी सामने हो उतने। और जिन्वो को पता चल गया था कि भाई ये बैटल तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और इसके बाद तभी एक सोल्जर ना जिन्वो के ऊपर अटैक करता है, बट तभी जिन्वो ना काफी आसानी से उस अटैक को ना ब्लॉक कर लेता है और जिन्वो ना उसके स्वॉर्ड को तोड़ देता है और उसकी स्वॉर्ड को लेके ना उसी बंदे के ना एक जोरदार मारता है उसी स्टैचू के, मतलब की। और वो स्टैचू ना अपने तलवार को ना निकाल रहा होता है बाहर, लेकिन जिन्वो ना अपने लात से ना उस स्टैचू को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसके बाद दूसरा स्टैचू तलवार की मदद से ना जिन्वो के ऊपर अटैक करता है, बट जिन्वो तभी डैगर निकालता है और अपने डैगर की मदद से ना उसकी तलवार को डिस्ट्रॉय कर देता है। और देखा जाए तो वहाँ पे जिन्वो की परफॉर्मेंस जो थी ना काफी ज्यादा बढ़िया जा रही थी। वो ना काफी आसानी से ना वहाँ पे जितने भी स्टैचू होते हैं ना उन सभी को क्लियर किया जा रहा था। अगर आप लास्ट टाइम की तुलना में अभी देखोगे ना तो स्टैचू ना काफी ज्यादा कमजोर लग रहे थे जिन्वो के आगे। और जो आर्किटेक्ट था ना वो हवा में उड़ रहा था उस टाइम पे, और हवा में उड़ते हुए ना जिन्वो के बैटल को एंजॉय कर रहा था। और वो बताने लगता है कि मुझे तुम्हें देख के इतना तो पता चल रहा है कि तुमने काफी ज्यादा पावर्स को अचीव कर लिया अपने बॉडी के अंदर, और तुम्हारी पावर्स को देख के मैं अभी काफी ज्यादा खुश हो गया हूँ। और जिन्वो ना एक साथ वहाँ पे काफी सारे स्टैचू से लड़ रहा था और उसके दिमाग में यही चल रहा था कि स्टैचू ना अभी पहले जितना ही ताकतवर है, मतलब कि उससे थोड़ा ताकतवर हो गए हैं, बट उसको इतना पता था कि वो ना इन सभी स्टैचू को हरा सकता है। और आर्किटेक्ट बोलता है कि हाँ भाई तू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, बट अभी मेरा मन कर रहा है इस बैटल को जल्दी से खत्म करने का। और तभी अचानक से ना जिन्वो को कुछ काफी खतरनाक सा सेंस होता है और इसके बाद लिटरली वो गॉड स्टैचू जो होता है ना, जो भाई काफी क्रीपी वाली लुक देता है, वो भी अब खड़ा हो चुका था, मतलब कि बैटल के लिए एकदम रेडी हो गया था। और इसके बाद आर्किटेक्ट काफी बेटर तरीके से बोलता है कि अब गॉड से मिलने का समय हो गया है। और आर्किटेक्ट की स्माइल देखो और साथ ही गॉड की भी स्माइल देखो। भाई मैं बोल रहा हूँ भाई ये दोनों काफी ज्यादा क्रीपी कैरेक्टर लगता है मुझे। तो फाइनली इसी के साथ इस एपिसोड को हम यहाँ पे करते हैं खत्म। और जो अगला एपिसोड होने वाला है भाई वो सोलो लेवलिंग का एक काफी ज्यादा कमाल का एपिसोड होने वाला है। और अगला एपिसोड आपके रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि भाई काफी ज्यादा मेहनत लगता है भाई। 8 से 10 चैप्टर एक वीडियो में कवर करता हूँ और उसके बाद भी बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अगर अच्छा वाला रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो भाई मैं इस सीरीज को क्विट कर देने वाला हूँ। तो आप लोग देख लो भाई, अगर आपको देखना है तो भाई थोड़ा बहुत तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। एक तरफा मैं ही नहीं करूंगा सपोर्ट, केवल मैं आपके लिए इतनी ज्यादा वीडियोस बना रहा हूँ बट फिर भी आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो अभी सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।